हे एवरीवन, वेलकम टू द हाईटेक वर्ल्ड ऑफ एकेटिव। आज DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCS501, इसका लाए हैं लास्ट चैप्टर, यूनिट 5, कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। ठीक है। तो अगर हम कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स की बात करें तो चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल में घुस जाइए। आंख बंद कर लीजिए 2 मिनट के लिए। आंख बंद करेंगे तो आप अपने आप को एक बैंक में पाएंगे कि एक बैंक में है जहाँ पे मल्टीपल कस्टमर अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब एक कस्टमर ने 500 रुपये विड्रॉ किए। ठीक है, 500 बेचारे के पास क्या पता एक ही हज़ार हो। ठीक है, तो 500 उसने विड्रॉ किए और साइमल्टेनियसली दूसरे कस्टमर ने उसी अकाउंट से बैलेंस चेक किया। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेशन सेम टाइम पर हो रहे हैं तो सिस्टम ने ₹500 डिडक्ट करने वाली ट्रांजैक्शन को अपडेट नहीं किया होगा जब दूसरे कस्टमर बैलेंस देख रहा होगा। इस वजह से दूसरे कस्टमर को पुरानी बैलेंस दिखाई देगी जो गलत होगा। ठीक है, फिर से आप एक बार इस एग्जांपल को सुनिए कि समझिए कि आप एक बैंक में हैं जहाँ पे मल्टीपल कस्टमर्स अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब एक कस्टमर 500 विड्रॉ किए और साइमल्टेनियसली दूसरे कस्टमर ने उसी अकाउंट से बैलेंस चेक किया। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेशन सेम टाइम पर हो रहा है तो सिस्टम ने ₹500 डिडक्ट करने वाली ट्रांजैक्शन को अपडेट नहीं किया होगा जब दूसरा कस्टमर बैलेंस देख रहा होगा। तो इस वजह से दूसरे कस्टमर को पुरानी बैलेंस दिखाई देगी जो गलत होगा। तो इस प्रॉब्लम को जो कहते हैं वो इनकंसिस्टेंसी कहलाती है और इसे रिजॉल्व करने के लिए कॉन्करेंसी कंट्रोल का यूज़ होता है। तो DBMS में कॉन्करेंसी कंट्रोल जो होता है, ठीक है, DBMS में कॉन्करेंसी कंट्रोल को मेन पर्पस है कि जब मल्टीपल यूज़र या प्रोसेसेस एक ही टाइम पर डेटाबेस को एक्सेस कर रहे होते हैं तो उनके ऑपरेशन सही तरीके से एग्जीक्यूट हो और डेटा का कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ये मेनली तब ज़रूरी होता है जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन पैरेलल में चल रहे हों। अगर प्रॉपर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होता तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है और काफ़ी एरर्स या डेटा लॉस हो सकते हैं। ठीक है, कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जैसे ट्रांजैक्शन एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क होता है जो एक या ज़्यादा डेटाबेस ऑपरेशंस जैसे कि रीड या राइट को एग्जीक्यूट करता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन आइसोलेटेड रहे। और इनकंसिस्टेंसी, जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो डेटा को इनकंसिस्टेंट हो जाना कॉमन इशू होता है। कॉन्करेंसी कंट्रोल के बिना एक ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन का डेटा को करप्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ लॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। डेडलॉक भी इसमें होता है, डेडलॉक भी देखेंगे, सीरियलाइजेबिलिटी भी देखेंगे। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है हम लोग इसमें देखेंगे। फिर कुछ कॉन्करेंसी कंट्रोल क्यों ज़रूरी हुआ वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा टेक्निकल लग सकता है कॉन्करेंसी कंट्रोल इसमें, लेकिन अगर हम इसे रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझें तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेन बात करते हैं। वाई कॉन्करेंसी कंट्रोल इज़ नीडेड। तो जब मल्टीपल यूज़र एक ही डेटाबेस पे एक ही टाइम पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कॉन्करेंसी कंट्रोल काम आता है ताकि डेटा कंसिस्टेंट रहे। इसका मेन पर्पस होता है कि डेटाबेस में कभी कोई इनकंसिस्टेंसी ना आए और ट्रांजैक्शन स्मूथली चलती रहे। अगर एग्जांपल की बात करें तो सोचो तुम्हारे पास एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है। एक ही प्रोडक्ट के लिए दो लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं लेकिन स्टॉक में सिर्फ एक ही आइटम बचा है। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होता तो दोनों को प्रोडक्ट मिलने का कंफर्मेशन आ सकता है जबकि सिर्फ एक को ही मिलना चाहिए था। तो कॉन्करेंसी कंट्रोल इंश्योर करता है कि ऐसा नहीं हो और जो पहले ट्रांजैक्शन हो उसको पहले प्रोसेस किया जाए। ठीक है, तो कुछ होता है हमारे पास जैसे प्रॉब्लम विदाउट कॉन्करेंसी कंट्रोल, जैसे लॉस्ट अपडेट। जब दो ट्रांजैक्शन सेम डेटा को साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं तो एक अपडेट दूसरे को ओवरराइड कर सकता है जिसकी वजह से पहले अपडेट का डेटा लॉस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, सोचो एक बैंक में दो एम्प्लॉय एक कस्टमर के बैलेंस को साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं। ठीक है, सोचो एक बैंक में दो एम्प्लॉय एक कस्टमर के बैलेंस को साइमल्टेनियसली अपडेट करते हैं। पहला एम्प्लॉय
₹500 डिडक्ट करता है और दूसरा 300। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होता तो शायद पहला वाला अपडेट ओवरराइट हो जाए और सिर्फ 300 का अपडेट रिफ्लेक्ट करे। और फिर डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या होता है कि जब एक ट्रांजैक्शन ने डेटा अपडेट किया, ठीक है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन अभी कमिट नहीं हुई और दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा को रीड कर लेता है। अगर पहला ट्रांजैक्शन रोल बैक हो गया तो दूसरा ट्रांजैक्शन ने गलत या डर्टी डेटा रीड किया होता है। तो एग्जांपल की बात करें तो सोचो, T1 ने एक अकाउंट में 1000 ऐड किया, लेकिन उसने अभी कमिट नहीं किया। उस टाइम T2 ने बैलेंस चेक किया और 1000 ज़्यादा दिखाई दिए। अगर T1 ने बाद में रोल बैक कर दिया तो T2 ने गलत डेटा यूज़ किया होगा। ठीक है। तो कुछ लॉकिंग टेक्निक्स हैं हम लोग के कॉन्करेंसी कंट्रोल में। तो लॉकिंग टेक्निक्स का यूज़ होता है ताकि डेटा एक टाइम पर एक ही ट्रांजैक्शन एक्सेस कर सके और डेटा कंसिस्टेंट रहे। तो कुछ टाइप्स ऑफ लॉक्स होते हैं जैसे बाइनरी लॉक्स। तो बाइनरी का मतलब सिंपल ही होता है 0 एंड 1। ठीक है, बाइनरी मतलब दो ही होता है, या तो लॉक रहेगा या तो अनलॉक रहेगा। ठीक है, वैसे भी हम लोग इसको स्विचेस वगैरह में यूज़ करते हैं। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कुछ बाइनरी लॉक्स, इसमें सिर्फ दो स्टेट होते हैं। पहला लॉक्ड मतलब 1 और अनलॉक, यानी डेटा आइटम या तो लॉक्ड होगा या तो अनलॉक्ड होगा। एक ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में जब एक यूज़र सीट बुक करता है तो उस सीट को लॉक्ड कर दिया जाता है ताकि कोई और यूज़र उस सीट को साइमल्टेनियसली बुक ना कर सके। और फिर शेयर्ड लॉक होता है यानी एस लॉक। तो इसे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक डेटा आइटम को रीड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन उस डेटा को अपडेट नहीं कर सकता जब तक शेयर्ड लॉक रिलीज़ ना हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो सोचो तुम्हारे कॉलेज की एक नोटिस बोर्ड है जहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट एक ही टाइम पर नोटिस पढ़ सकते हैं या रीड कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसमें कुछ लिख नहीं सकता यानी मॉडिफाई नहीं कर सकता जब तक वो शेयर्ड लॉक में है। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव लॉक को एक्स लॉक से बोला जाता है। इस लॉक में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन डेटा को एक्सेस और मॉडिफाई कर सकता है। जब तक एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहेगा, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा को रेडी यानी रीड या मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो सोचो एक ऑफिस की फ़ाइल एक ही एम्प्लॉय के पास होती है। जब तक वो उस फाइल पर काम कर रहा हो, जब तक वो फाइल एक्सक्लूसिव लॉक में हो, दूसरा कोई उस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। कुछ लॉकिंग रूल्स होते हैं। पहला क्या, ट्रांजैक्शन तभी लॉक लगा सकता है जब डेटा आइटम अनलॉक्ड हो। और दूसरा क्या, ट्रांजैक्शन को अपने सारे लॉक्स को रिलीज़ करना पड़ता है जब उसका काम कंप्लीटेड हो जाए। तीसरा क्या, अगर एक ट्रांजैक्शन ने डेटा आइटम लॉक किया हुआ है तो दूसरा ट्रांजैक्शन उस पर लॉक नहीं लगा सकता। चौथा क्या, ट्रांजैक्शन को पहले सारे लॉक्स को अनलॉक करना होगा टर्मिनेट होने से पहले। ठीक है, अब शेयर और एक्सक्लूसिव लॉक की बात करते हैं। तो शेयर लॉक मतलब एस लॉक। तो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक डेटा को साइमल्टेनियसली रीड कर सकता है, ठीक है, लेकिन कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। ये शेयर्ड लॉक का एग्जांपल होता है। तो मान लो एक लाइब्रेरी में मल्टीपल स्टूडेंट्स एक ही बुक को एक टाइम पर पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी उस बुक को चेंज नहीं कर सकता। अब एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, जब एक ट्रांजैक्शन को डेटा को मॉडिफाई करना होता है तो वो एक्सक्लूसिव लॉक लेता है, और जब तक वो लॉक रिलीज़ नहीं होता, ठीक है, जब तक वो लॉक रिलीज़ नहीं होता, कोई दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। एग्जाम्पल की तरफ बात करें तो कंस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट में एक इंजीनियर सिर्फ एक ही बार डिज़ाइन चेंज कर सकता है जब तक वो काम कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो लॉक कंपैटिबिलिटी क्या होता है बात करेंगे तो लॉक कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि एक डेटा आइटम पर कितने ट्रांजैक्शन एक साथ लॉक्स लगा सकते हैं बिना कॉन्फ्लिक्ट के। जैसे शेयर्ड लॉक्स और एक्सक्लूसिव लॉक के बीच कंपैटिबिलिटी चेक करने का एक टेबल होता है। ठीक है, जैसे ये टेबल बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो शेयर्ड लॉक, ठीक है, लॉक मोड कितने हमारे पास दो। ठीक है, तो लॉक मोड शेयर्ड लॉक में शेयर्ड लॉक्स कितना, सिर्फ एक बार, एक्सक्लूसिव लॉक में नहीं। और एक्सक्लूसिव लॉक में भी देखें तो शेयर्ड लॉक में नहीं लगा सकते, लेकिन एक्सक्लूसिव से एक्सक्लूसिव लगा सकते हैं। ठीक है,
तो कभी कभी डेडलाइन हैंडलिंग की बात करें तो कभी कभी मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट करते हैं ताकि उनके लॉक रिलीज़ हो। ठीक है। और इसी सिचुएशन में डेडलॉक क्रिएट होती है। डेडलॉक डिटेक्ट करने के लिए डीबीएमएस के पास मैकेनिज्म होते हैं जिससे सिस्टम में डेडलॉक को डिटेक्ट करके एक ट्रांजैक्शन को अबॉर्ट कर देता है ताकि सिस्टम प्रॉपर काम कर सके। तो लॉक इम्प्लीमेंट कैसे होता है हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, हाउ इज़ लॉक इम्प्लीमेंटेड। तो लॉक के कुछ फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं जैसे लॉक रिक्वेस्ट, लॉक ग्रांटिंग, लॉक टाइप्स, लॉकिंग प्रोटोकॉल्स, अनलॉक रिक्वेस्ट, लॉक टाइम आउट, डेडलॉक डिटेक्शन और लॉक अपग्रेड। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो अगर लॉक मैनेजर एक सिस्टम होता है जो लॉक रिक्वेस्ट को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि सारे ट्रांजैक्शन लॉकिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। ठीक है। तो जब कोई ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम का लॉक मांगता है तो लॉक मैनेजर चेक करता है कि वो लॉक कंपैटिबल है या नहीं एग्जिस्टिंग लॉक के साथ। अगर कंपैटिबल होता है तो लॉक ग्रांट कर दिया जाता है, अगर कंपैटिबल नहीं होता तो ट्रांजैक्शन को विड्रॉ कर दिया जाता है। लॉक मैनेजर एटॉमिक ऑपरेशन का यूज़ करता है लॉक्स ग्रांट्स और रिलीज़ करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और दूसरा पर्सन भी उसी टाइम एटीएम यूज़ करना चाहता है, तो जब तक आप अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं कर लेते दूसरा पर्सन वेट करेगा क्योंकि आपने एटीएम को लॉक कर रखा है। जब आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एटीएम का लॉक रिलीज़ हो जाता है और दूसरा पर्सन यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो कुछ रीज़न है लॉक और अनलॉक के। ठीक है। तो लॉक इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, लॉक जो इसलिए इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ रन करे तो डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी बनी रहे। जब कोई ट्रांजैक्शन अपने काम के बाद ख़त्म हो जाता है तो डेटा को अनलॉक करना ज़रूरी होता है ताकि दूसरा ट्रांजैक्शन भी उस डेटा को एक्सेस कर सके। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें जैसे लाइब्रेरी में आपने एक बुक बोरो करी। ठीक है। जब तक आप बुक वापस नहीं करते तो दूसरा कोई उस बुक को नहीं ले सकता। जैसे ही आप बुक वापस करते हो वो बुक अनलॉक हो जाती है और दूसरा कोई यूज़ कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ हमारे लॉक और लॉच में। ठीक है। लॉक और लैच क्या होता है कि स्कोप क्या है, हायर लेवल ट्रांजेक्शन का यूज़ होता है। इसमें क्या लोअर लेवल यानी मेमोरी स्ट्रक्चर्स का यूज़ होता है। ठीक है। इसमें क्या इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी इन ट्रांजैक्शन और ये क्या प्रोटेक्ट डेटा स्ट्रक्चर ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन। ठीक है। अब इसका कुछ ड्यूरेशन है जब अनटिल ट्रांजैक्शन जब तक कमिट और अबॉर्ट ना हो जाए, और एक क्या शॉर्ट ड्यूरेशन तक मेंटेन रहता है। और एक क्या कंपेटिबिलिटी देखा जाए तो सपोर्ट मल्टीपल मॉड्यूल्स, और ये क्या है सिर्फ बाइनरी यानी लॉक या अनलॉक। और ये हाई ये लो। और इसका यूज़ होता है कॉमनली डेटाबेस में ट्रांजैक्शन आइसोलेशन के लिए, और एक क्या लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है टू एक्सेस द शेयर रिसोर्सेज। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लॉक को समझो ऐसे जैसे आप एक घर में मेन गेट का लॉक करते हो जो सिर्फ तभी खुलेगा जब आप या कोई फैमिली मेम्बर उसको अनलॉक करेगा। और लैच वैसे होता है जैसे आपका बेडरूम का डोर जो आप एक छोटी सी लैच से क्लोज करते हो जो टेम्परेरी होता है, थोड़ा जल्दी से खुल जाता है। और बात करते हैं कॉन्वाई क्या होता है। तो कॉन्वाई का मतलब होता है जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक दूसरे का वेट करते हैं क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन ने एक लॉक होल्ड करके रखा होता है। जब एक ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा टाइम तक लॉक होल्ड करता है तो बाकी सारे ट्रांजैक्शन भी लाइन में वेट करते हैं जिससे सिस्टम की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इस सिचुएशन को कॉन्वाई कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ बात करें अगर इसको समझने के लिए, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे एक गाड़ी ने क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगा दिया और पीछे पूरी लाइन बनी हुई है, तो बाकी सारी गाड़ियाँ उसकी एक गाड़ी का वेट करते हुए कॉन्वॉय क्रिएट कर देती हैं। ठीक है। अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स देखेंगे, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स। ठीक है। तो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स क्या कॉन्करेंसी को मैनेज करने का एक मैकेनिज़्म है जिसमें डेटाबेस रिसोर्सेज को एक्सेस करते टाइम लॉग्स का यूज़ किया जाता है। ये प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से लॉग्स मिलते हैं और रिलीज़ भी होते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो और डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे। ठीक है। तो टू फेस लॉकिंग टेक्निक्स देखते हैं फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो टू फेस लॉकिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जो डीबीएमएस में कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। इसका मेन मकसद ये होता है कि ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबल मैनर में एग्जीक्यूट हो ताकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ चलकर भी
फाइनल आउटपुट पर कोई फ़र्क ना पड़े। इसके कुछ फेजेस होते हैं जैसे ग्रोइंग फेज। तो इस फेज में ट्रांजैक्शन लॉक्स एक्वायर कर सकती हैं पर रिलीज़ नहीं कर सकती। और दूसरा क्या, ट्रांजैक्शन को जितने भी डेटा आइटम पर ऑपरेशन करने होते हैं वो सब के लॉग्स इस फेस में ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इमेजिन करो एक लाइब्रेरी में दो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट वन को बुक्स ए बी सी रीड करनी है, तो वह सब बुक्स पर लॉक्स देगा ताकि कोई और इन बुक्स को यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम श्रिंकिंग फेज की बात करें तो श्रिंकिंग फेज, इस फेज में ट्रांजैक्शन लॉक रिलीज़ कर सकती है पर नए लॉक्स एक्वायर नहीं कर सकती। एक बार जब ट्रांजैक्शन अपने काम कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, तो वो लॉक्स छोड़ देती है ताकि दूसरी ट्रांजैक्शन इनको एक्सेस कर सके। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टूडेंट वन ने अपना काम कर लिया, अब वो बुक्स ए बी सी को छोड़ रहा है जिससे स्टूडेंट टू इन बुक्स को ले सके। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे सीरियलाइजेबिलिटी, लॉकिंग ऑर्डर और टाइप्स। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब ये है कि 2PL इंश्योर करता है कि जो शेड्यूल बनेगा वो सीरियलाइजेबल होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन को एक सीक्वेंस में रन कर सकते हैं जो आइसोलेटेड रन करने के बराबर होगा। कुछ लॉकिंग ऑर्डर होते हैं, डेडलॉक्स को अवॉइड करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लॉक्स एक्वायर करने का रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ 2PL होते हैं। पहला क्या, स्ट्रिक्ट 2PL। इसमें ट्रांजैक्शन अपने लॉक्स तब तक नहीं रिलीज करती जब तक वो कमिट या अबॉर्ट ना हो, जो स्ट्रिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करता है। और फिर क्या, कंजर्वेटिव 2PL क्या होता है कि ये टाइप लॉक्स को ग्रोइंग फेज में रिलीज़ करने की परमिशन देता है पर एक बार लॉक रिलीज़ होने के बाद कोई नया लॉक एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड अंडरस्टैंड, और कॉन्करेंसी इशू जैसे लॉस्ट अपडेट, डर्टी रीड्स एक्सेट्रा को रोकता है। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जैसे डेडलॉक को इन्हेंस, डेडलॉक का चांस होता है अगर ट्रांजैक्शन को सही तरह से मैनेज नहीं किया गया। और फिर कॉन्करेंसी को रिड्यूस कर सकता है क्योंकि एक ट्रांजैक्शन को दूसरी का वेट करना पड़ता है। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो ट्रांजैक्शन T1 इमेज करो, स्टूडेंट वन को एक बुक या एक बुक वाई चाहिए, तो पहले वो उस बुक पर रीड लॉक लगेगा फिर बुक वो रीड करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, और इस एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। इस इमेज में दो ट्रांजैक्शन दिखाए गए, एक T1 और एक T2। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन एक सिस्टम में वैल्यूज है ए और बी पर ऑपरेशन कर रहा है, ए और बी पर ऑपरेशन कर रहा है। ठीक है, दोनों ट्रांजैक्शन के स्टेप कुछ इस तरह हैं, यानी जैसे रीड ऑफ ए दिया है तो पहले ए को रीड करता है, रीड ऑफ बी दिया है तो फिर बी को रीड करता है। इफ़ ए इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो बी में वन को ऐड करता है, यानी बी में वन को ऐड करता है, यानी बी इक्वल टू बी प्लस वन। और फिर क्या, राइट ऑफ बी, इसका मतलब है कि बी की अपडेटेड वैल्यू को राइट कर देता है। अब यहाँ T2 के स्टेप देखते हैं, तो रीड ऑफ बी लिखा है, पहले बी को रीड करेगा। ठीक है, और रीड ऑफ ए लिखा है तो फिर ए को रीड करेगा, और फिर इफ बी इक्वल टू ज़ीरो लिखा है तो अगर बी की वैल्यू ज़ीरो है तो ए में वन को ऐड करता है, यानी ए को ए इक्वल टू प्लस वन। और फिर क्या, राइट ऑफ ए, यानी ए की अपडेटेड वैल्यू को राइट कर देता है। तो T1 और T2 एक शेयर्ड इन्वायरमेंट में अलग अलग ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों ट्रांजैक्शन कंडीशन चेक करते हैं ए या बी ज़ीरो हो तो, और उस हिसाब से वैल्यू को अपडेट करते हैं। ये ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी या डेटाबेस सिस्टम में पॉसिबल रेस कंडीशन इनकंसिस्टेंट स्टेट को हाईलाइट कर सकता है। इसमें दोनों ट्रांजैक्शन एक दूसरे के वैल्यूज़ को ओवरराइट कर सकते हैं अगर उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली सिंक्रोनाइज ना हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिस्कस स्ट्रिक्ट 2PL क्या होता है। तो डिस्कस स्ट्रिक्ट 2PL होता है हम लोग का, स्ट्रिक्ट 2PL हम लोग समझ लिया कि ट्रांजैक्शन अपने सारे लॉक जब तक होल्ड करता है जब तक वो या तो कंप्लीट, ठीक है, डिस्कस 2PL हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि नीचे हम लोग को फिगर दिया गया है। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट 2PL में ट्रांजैक्शन अपने सारे लॉक्स तब तक होल्ड करता है जब तक वो कंप्लीट यानी कमिट या अबॉर्ट नहीं हो जाता। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन उस डेटा आइटम को एक्सेस नहीं कर सकता जब तक पहला ट्रांजैक्शन अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकता। इस तरह से कॉन्करेंसी इशू में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप लोग,
सोचो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट वन को बुक ए और स्टूडेंट टू को बुक बी चाहिए। अब स्टूडेंट वन बुक ए पर लॉक लगाता है और स्टूडेंट टू बुक बी पर। लेकिन अब स्टूडेंट वन को बुक बी चाहिए जो स्टूडेंट टू के पास है, और स्टूडेंट टू को बुक ए चाहिए जो स्टूडेंट वन के पास है। ये सिचुएशन डेडलॉक है क्योंकि दोनों वेट कर रहे हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल ये साइकिल डिटेक्ट करता है जो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे लॉक इज़ अटेंड है, ये लॉक इज़ रिलीज हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बिगन, यहाँ एंड, और ये हमारा टाइम है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक हम लोग ने लॉक लगा दिया है कि जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ख़त्म होगा लॉक हमारा रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग ये ग्राफ को देखते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल में हमको दिखाया गया है, मतलब सैलिएंट फीचर्स ऑफ ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। तो ये ग्राफ बेस्ड इस फिगर को समझते हैं हम लोग। तो हर नोड्स, यानी जो जितने भी नोड्स आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी नोड्स आप देख रहे हैं ये हर ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हर डायरेक्टेड एज, ठीक है, हर डायरेक्टेड एज जो होता है वो लॉग डिपेंडेंसी को दिखाता है जो ट्रांजैक्शन के बीच होती है। जैसे अगर ट्रांजैक्शन T10 एक है, जैसे ट्रांजैक्शन एक T10 है, ठीक है। ट्रांजैक्शन T10 एक रिसोर्स को लॉक करता है जैसे बी, ठीक है, एक रिसोर्स को लॉक करता है जैसे बी की बात करते हैं। तो वो एक डायरेक्टेड एज बनाता है T10 से उस रिसोर्स तक, ठीक है, एक डायरेक्टेड एज बनाता है उस रिसोर्स तक, ठीक है। तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन अलग अलग रिसोर्सेज को लॉक और अनलॉक करते हैं। जैसे यहाँ लॉक ऑफ एक्स ऑफ बी बना दिया, ठीक है। तो वो डायरेक्टेड रिसोर्स बनाया कि ए से बी तक हमारा सिस्टम लॉक रहेगा, ठीक है। तो ग्राफ बेस्ड लॉकिंग प्रोटोकॉल जैसे बात करें तो ट्रांजेक्शन लॉकिंग और अनलॉकिंग, जैसे T10 ट्रांजेक्शन में लॉक्स लिया गया, ठीक है, लॉक इक्वल टू एक्स पी, ठीक है। और ट्रांजैक्शन के कंप्लीट होने पर रिसोर्स अनलॉक किया जाता है, यानी अनलॉक बी, ठीक है। यानी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने पर इसी रिसोर्स को अनलॉक किया जाता है, यानी अनलॉक बी। और ये प्रोसेस मल्टीपल ट्रांजैक्शन के लिए फॉलो होती है, यानी जैसे T1, T11, T12 और T13। हर ट्रांजैक्शन जो होता है वो अलग अलग रिसोर्सेज को लॉक और अनलॉक करता है। अब जैसे डेडलॉक और ट्री प्रोटोकॉल, जैसे डेडलॉक से प्रिवेंशन, ट्री प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन लॉक्स को एक ट्री लाइक हियरार्किकल स्ट्रक्चर में एक्वायर करें। इससे साइक्लिक डिपेंडेंसी, ठीक है, इससे जो होता है साइक्लिक डिपेंडेंसी यानी डेडलॉक्स बनने के चांसेस नहीं रहते। ट्री प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि डेडलॉक नहीं होगा, लेकिन ये रिकवरेबिलिटी और कास्केडलेस को गारंटी नहीं करता। तो डेडलॉक डिटेक्शन ग्राफ डेडलॉक्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर ग्राफ में एक साइकिल बन जाए, यानी ट्रांजैक्शन एक सर्कुलर वेट क्रिएट कर दे, तो ये एक डेडलॉक सिचुएशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम डेडलॉक, ट्री प्रोटोकॉल्स का यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन को लॉक्स को एक्वायर करने का एक फिक्स हियरार्किकल ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक ग्राफ का यूज़ करते हैं जो ट्रांजैक्शन और लॉक्स की डिपेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो डेडलॉक को डिटेक्ट करता है बाय आइडेंटिफाइंग साइकिल्स इन द ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर डेडलॉक प्रिवेंशन को इंश्योर करता है, लेकिन रिकवरेबिलिटी और कास्केडलेस गारंटी नहीं करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टू फेस लॉकिंग गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी। तो सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन का ऐसा एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि उनका आउटकम उन्हें सब्सिक्वेंटली एग्जीक्यूट करने के बराबर हो। इसका मतलब कि अगर हम ट्रांजैक्शन को अलग अलग एग्जीक्यूट करें, ठीक है, अगर हम ट्रांजैक्शन को अलग अलग एग्जीक्यूट करें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सेम होगा अगर हम इन्हें कॉन्करेंसी एग्जीक्यूट करें। तो कुछ प्रॉब्लम हमें फेस करने होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन T1 रीड्स वैल्यू, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम हम लोग का पहला प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि डर्टी रीड प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर तीसरा प्रॉब्लम हम लोग का क्या है कि इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। अब हम लोग एक एक प्रॉब्लम को समझते हैं। पहला हम लोग का क्या है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो ट्रांजैक्शन T1 एक वैल्यू को रीड करता है और फिर स्टूडेंट वन ने एक ग्रेड यानी लेट्स से 85 रीड किया, तो ट्रांजैक्शन T2 ने भी उस वैल्यू को रीड करता है और उसको अपडेट करता है, जिसकी वजह से T1 की चेंजेस लॉस्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट 2 ने ग्रेड को बदल दिया लेट से 90, तो स्टूडेंट 1 को ओरिजिनल ग्रेड खो गया और वो 85 के इंस्टेड 90 देख रहा है। जैसे कि आप यहाँ बात करें
कि हमारे पास T1 बैलेंस है कि 200 विड्रॉ किया गया फ्रॉम अकाउंट नंबर 123। तो बैलेंस पहले रीड किया गया 123 से कि 1000 रुपये मान लीजिए निकाला गया, और फिर यहाँ बैलेंस है -200 डिडक्ट हुआ, और बैलेंस राइट क्या हुआ कि 800, यानी 1000 से जब 200 डिडक्ट हुआ तो हमें 800। और वही अगर T2 में फिर से दिखाया गया कि बैलेंस जो है वो 100 डिडक्ट हुआ, ठीक है, बैलेंस जो है वो 100 डिडक्ट हुआ, और फिर इसके बाद हमारा बैलेंस कितना दिखा रहा था 900, यानी ओवरऑल। तो बैंक अकाउंट टू पैरेलल विथड्रॉल्स, द फर्स्ट अपडेट इज लॉस्ट, हमारा पहला अपडेट खो गया। तो ट्रांजेक्शन आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर इंटरनल प्रोग्राम वेरिएबल, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो जैसे स्टूडेंट वन ने एक ग्रेड में 85 मिला, जैसे स्टूडेंट वन है, ठीक है, उसको एक ग्रेड में 85 मिला, ठीक है, एक ग्रेड में 85 मिला, और उसने रीड किया, तो ट्रांजेक्शन T2 भी उस वैल्यू को रीड करता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इसका अकाउंट में 200 विड्रॉ किया गया और इसके अकाउंट में 100 विड्रॉ किया गया, ठीक है। और फिर T2 भी उस वैल्यू को रीड करता है और उसको अपडेट करता है, जिसकी वजह से T1 की चेंजेस लॉस्ट हो जाती है। अगर T1 में कुछ चेंजेस हुआ तो वो लॉस्ट होगा, यानी ख़त्म कहानी, ठीक है। स्टूडेंट T2 ने ग्रेड को बदल दिया। अब T2 ने क्या किया, उस ग्रेड को बदल दिया, उस 85 को उसने 90 बना दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट वन का ओरिजिनल ग्रेड खो गया और वो 85 के इंस्टीड 90 दिख रहा है, तो यहाँ 800 के इंस्टीड उसको 900 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। और फिर डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या देखेंगे कि ट्रांजैक्शन T1 T2 के अनकमिटेड चेंजेस को रीड करता है। जैसे स्टूडेंट वन ने स्टूडेंट टू के असाइनमेंट मार्क्स देखे जो अभी तक फाइनल नहीं हुए। मान लो स्टूडेंट टू ने 70 से बढ़ाकर 80 किया है, ठीक है। तो अगर T2 रोल बैक होता है फॉर इंस्टेंस, तो स्टूडेंट टू डिसाइड करता है कि वो 80 नहीं चाहता, तो T1 ने गलत डेटा रीड किया, इससे स्टूडेंट वन को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि वो सोच रहा है कि स्टूडेंट टू के मार्क्स 80 हैं, जबकि एक्चुअल में तो वो 70 हैं, ठीक है। और फिर हम लोग बात करेंगे इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम में क्या होता है कि ट्रांजैक्शन T1 इंटरमीडिएट रिजल्ट के बेसिस पर समरी कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट वन ने अपने टोटल ग्रेड सपोज उसके रिजल्ट ए बी और सी के एवरेज कैलकुलेट करना है के लिए समरी बनाया। तो अगर T2 अंडरलाइन डेटा को मॉडिफाई करता है, मान लो स्टूडेंट टू ने सी का स्कोर चेंज किया, तो T1 का समरी इनकरेक्ट हो जाता है। जब स्टूडेंट टू ने अपने मार्क्स चेंज करता है तो सी का स्कोर 75 से बदलकर 90 कर दिया जाता है, तो स्टूडेंट वन का समरी अब गलत है और वो गलत एवरेज दे रहा है। सो दैट्स कॉल्ड इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। अब रोल ऑफ लॉग्स इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो लॉग्स का रोल कॉन्करेंट एक्सेस को मैनेज करने में क्रूशियल है। ये इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन किसी डेटा आइटम को मॉडिफाई कर सकता है, जिससे कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट होते हैं और डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन होती है। कुछ टाइप्स ऑफ लॉक्स होते हैं, जैसे रीड लॉक, अभी लास्ट में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सोचो एक बैंक में दो कस्टमर हैं, कस्टमर ए और कस्टमर बी, दोनों एक ही बैंक अकाउंट बैलेंस चेक करना चाहते हैं। तो अगर कस्टमर ए पहले आता है तो उसका ट्रांजैक्शन रीड लॉक एक्वायर करता है और बैंक का सिस्टम चेक करता है कि बैलेंस है या नहीं, ठीक है। और इस दौरान कस्टमर बी को अकाउंट बैलेंस रीड नहीं करने दिया जाता है, क्योंकि कस्टमर ए अभी बैलेंस चेक कर रहा है। अगर कस्टमर ए भी काम कर रहा है और कुछ चेंजेस नहीं किया तो कस्टमर बी को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से लॉक हमारा काम करता है। अब हम लोग टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स और फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल समझेंगे। तो टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल इस्तेमाल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कॉन्करेंसी कंट्रोल के लिए होता है। ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबल ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो, जिससे डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहे। एग्जाम्पल की बात कर लें तो तुम्हारे पास मान लो दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, ये दोनों अलग अलग टाइम पर अराइव करते हैं, जहाँ T1 इज़ मोर या लेस देन T2, ठीक है। T1 इज़ लेस देन T2, इसका मतलब है कि T1 को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद T2 को, उनका टाइम स्टैम्प्स के आधार पर, ठीक है। तो टाइम स्टैम्प में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे W और R, ठीक है। तो W मतलब क्या होता है, तो ये लेटेस्ट राइट टाइम स्टैम्प है डेटा आइटम Q के लिए, ठीक है। W मतलब क्या, ये लेटेस्ट राइट टाइम स्टैम्प है डेटा आइटम यानी Q के लिए। और R टाइम स्टैम्प क्या है कि ये लेटेस्ट रीड टाइम स्टैम्प है डेटा आइटम Q के लिए। कुछ टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल होते हैं जैसे रीड और राइट ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन क्या,
अगर ट्रांजैक्शन टी आई डेटा आइटम क्यू के लिए रीड ऑपरेशन करता है तो ये आर टाइम स्टैम्प को चेक करता है। अगर आर टाइम स्टैम्प इज मोर देन टाइम स्टैम्प ऑफ टी आई तो रीड ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाता है, यानी कन्फ्लिक्ट। ठीक है, और राइट ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर टी आई राइट ऑपरेशन करता है क्यू के लिए तो ये डब्ल्यू टाइम स्टैम्प और आर टाइम स्टैम्प दोनों को चेक करता है। अगर इनमें से कोई भी टाइम स्टैम्प टी आई के टाइम स्टैम्प से बड़ा है तो राइट ऑपरेशन रिजेक्ट हो जाता है, यानी कन्फ्लिक्ट। अगर एक्सेप्टेड और टी आई राइट कर सकता है और डब्ल्यू टाइम स्टैम्प को अपडेट कर देता है टी आई के टाइम स्टैम्प से। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं तो एडवांटेज हम लोग का सीरियलाइजेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, और डिसएडवांटेज हम लोग का स्टारवेशन है और ओवरहेड है। तो कुछ हम लोग को शॉर्ट नोट्स हैं उस पर देखते हैं। थॉमस राइट्स रूल, ठीक है, तो थॉमस राइट रूल टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का एक रिफाइनमेंट है। इसमें एक ट्रांजैक्शन को एट आई मतलब कि अगर थॉमस राइट रूल की बात करें तो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का एक रिफाइनमेंट है। इसमें एक ट्रांजैक्शन को आइटम को राइट करने की इजाज़त होती है, चाहे उसका टाइम स्टैम्प करेंट यानी डब्ल्यू टाइम स्टैम्प से पुराना हो। बस ये शर्त है कि आर टाइम स्टैम्प उस राइटिंग ट्रांजैक्शन के टाइम स्टैम्प से पुराना होना चाहिए, मतलब उसे एक ऐसे ट्रांजैक्शन द्वारा रीड किया गया हो जो ऑलरेडी कमिट हो चुका हो। तो ये रूल अननेसेसरी अबॉर्ट्स को रिड्यूस करता है और कॉन्करेंसी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल क्या होता है कि ट्रांजैक्शन को उनके टाइम स्टैम्प के ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए बिना किसी एक्सेप्शन के। इस प्रोटोकॉल में जब एक ट्रांजैक्शन को टाइम स्टैम्प दिया जाता है तो उसे या तो कंप्लीट होना चाहिए या एबर्ट होना चाहिए। तो इस प्रोटोकॉल की स्ट्रिक्टनेस सीरियलाइजेबिलिटी को गारंटी करती है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन वेट टाइम्स को बढ़ा सकती है और कॉन्करेंसी को कम कर सकती है। कुछ वैलिडेशन प्रोटोकॉल इन कॉन्करेंसी कंट्रोल है। ठीक है, तो 3 फेसेस में एग्जीक्यूट होता है वैलिडेशन प्रोटोकॉल। पहला क्या, रीड, वैलिडेशन और राइट। रीड में पहला क्या होता है कि ट्रांजैक्शन टी आई डेटा आइटम क्यू को रीड करता है, ये रीड ऑपरेशन को रिकॉर्ड रखता है। और वैलिडेशन फेस में, इस फेस में सिस्टम चेक करता है कि क्या ट्रांजैक्शन कमिट किया, ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन कमिट किया और कमिट किया जा सकता है बेस्ड ऑन इसकी रीड ऑपरेशन और दूसरे ट्रांजैक्शन की स्टेट्स में। और फिर राइट फेस क्या, अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो टीआई अपने चेंजेस को डेटाबेस में लिख सकता है। और दूसरा क्या, टाइम स्टैम्प को अकॉर्डिंगली अपडेट करता है। और तीसरा क्या, अगर वैलिडेशन फेल होती है तो टीआई को एबर्ट किया जाता है। फिर हम लोग का आता है फैंटम फिनोमिनन। फैंटम फिनोमिनन तब होता है जब एक ट्रांजैक्शन एक सेट ऑफ रोज को रीड करता है जो किसी स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करता है और दूसरे कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन उन रोज को इंसर्ट या डिलीट करता है, जिससे पहली ट्रांजैक्शन का रिजल्ट इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो फैंटम अवॉइड करने के लिए टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल होते हैं। हर ट्रांजैक्शन को उन डेटा आइटम्स के रेंज पर लॉक्स लेना पड़ेगा जो या रीड या राइट करना चाहते हैं। कमिट करने से पहले ट्रांजैक्शन चेक करेगा कि क्या किसी नए ट्रांजैक्शन ने इस रेंज को मॉडिफाई किया है। और फिर तीसरा क्या, अगर मॉडिफिकेशन डिटेक्ट होते हैं तो ट्रांजैक्शन को एबर्ट करना पड़ेगा और रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस अप्रोच से ट्रांजैक्शन कंसिस्टेंसी बनाकर रख सकते हैं और इनकंसिस्टेंट या इनवैलिड डेटा को रीड नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, रीड फेस, वैलिडेशन फेस, राइट फेस ऊपर पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम आते हैं हम लोग के मल्टीपल ग्रैनुलरिटी पे। तो लॉकिंग को अलग अलग लेवल्स पर लॉक करने की सुविधा देता है, जैसे टपल्स, पेजेस या पूरे टेबल्स। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि ट्रांजैक्शन को सिर्फ उन डेटा ग्रैनुलरिटीज़ पर लॉक करने की इजाज़त होती है जो उन्हें चाहिए होते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक ट्रांजैक्शन को सिर्फ एक रिकॉर्ड अपडेट करना है तो ये सिर्फ उस रिकॉर्ड को लॉक कर सकता है बिना पूरे टेबल को लॉक किए। ठीक है, अब मल्टीपल ग्रैनुलरिटी मतलब होता क्या है। मल्टीपल ग्रैनुलरिटी का मतलब है कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को डेटा को अलग अलग लेवल्स ऑफ डिटेल्स या ग्रैनुलरिटी पर लॉक करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, ये सिर्फ टेबल्स या इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को लॉक करने से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे पेजेस, टपल्स या पूरे टेबल्स ट्रांजैक्शन की ज़रूरतें के आधार पर हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद बात करें ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है।
ग्रेनुलरिटी डेटा आइटम को कॉन्करेंसी कंट्रोल परफॉर्मेंस पर, जैसे कि बात करें हम लोग, ग्रैनुलरिटी का मतलब है डेटा आइटम की डिटेल लेवल या छोटी या बड़ी यूनिट जिस पर ऑपरेशन किए जाते हैं। ये कॉन्करेंसी कंट्रोल परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्या कि इसके फ़ायदे, ये कॉन्करेंसी को बढ़ाता है क्योंकि अलग अलग ट्रांजैक्शन एक ही टाइम पर अलग रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता है। इसके नुकसान भी हैं, लेकिन इसमें नुकसान ये है कि फ्रीक्वेंट लॉकिंग और अनलॉकिंग की वजह से ओवरहेड बढ़ सकता है, यानी हर बार जब ट्रांजेक्शन किसी रिकॉर्ड को लॉक या अनलॉक करता है तो उसमें कुछ टाइम लगता है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक बैंक सिस्टम है जहां एक ट्रांजैक्शन कस्टमर ए को अकाउंट अपडेट कर रहा हो और दूसरा ट्रांजैक्शन कस्टमर बी का अकाउंट। अगर हम रिकॉर्ड्स को फाइन ग्रैनुलरिटी से लॉक करते हैं तो दोनों ट्रांजैक्शन एक ही समय पर अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे ओवरऑल प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है। लेकिन अगर बार बार लॉकिंग और अनलॉकिंग होती है तो टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ग्रैनुलरिटी के कुछ मल्टीपल ग्रैनुलरिटी प्रोटोकॉल फॉर कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल वर्जन कंट्रोल, ठीक है, तो इसमें इंटर शेयर्ड होता है, इंटेंशन एक्सक्लूसिव होता है और शेयर एंड इंटेंशन, यानी दो होते हैं और फिर इसके बाद दोनों को मिलाकर होता है। इसमें जो हमारा आई एस होता है वो इंडिकेट्स अ ट्रांजेक्शन इंटेंट टू एक्वायर शेयर्ड लॉक्स ऑन लोअर लेवल रिसोर्सेज। ठीक है, और जो हमारा आई एक्स होता है वो ट्रांजेक्शन इंटेंट करता है ऑन लोअर लेवल रिसोर्सेज, मतलब कि एक्वायर करता है और ये एक्वायर शेयर्ड लॉक्स करता है। शेयर्ड लॉक्स एक्सक्लूसिव लॉक्स, ये दो दो टर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग ऊपर डिस्कस ही किए हैं कि शेयर्ड लॉक्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव लॉक क्या होता है, और ये क्या करता है, दोनों लॉक्स को करता है। जैसे यहाँ लॉक लॉक टाइप आप देख रहे हैं, यहाँ इंटेंसिव शेयर्ड है और ये इंटेंसिव एक्सक्लूसिव है और ये दोनों का मिक्स है। ये क्या करता है कि शेयर्ड लॉक्स ऑन लोअर लेवल रिसोर्सेज, और ये क्या करता है कि एक्सक्लूसिव लॉक को लोअर लेवल रिसोर्सेज पे अलाउ करता है। और ये क्या कि वाइल इंटेंडिंग टू एक्वायर एक्सक्लूसिव एट लोअर लेवल्स। ठीक है, ये शेयर्ड लॉक्स को रोके रहता है जब तक एक्सक्लूसिव लॉक लोअर लेवल्स पे नहीं हो जाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल की। मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल, मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी MVCC यानी का इस्तेमाल मल्टीपल वर्जन ऑफ डेटा आइटम्स को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, और इस अप्रोच से ट्रांजैक्शन को लेटेस्ट कमिटेड वर्जन रीड करने की सुविधा मिलती है, जिससे किसी ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शन के ख़त्म होने का वक्त वेट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल कई वर्जन्स को मेंटेन करता है, जिससे ट्रांजैक्शन अपने टाइम स्टैम्प के आधार पर अपने वर्जन को एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोटोकॉल का मुख्य मतलब कि अगर पार्ट देखें तो इसमें मल्टी वर्जन, हर डेटा आइटम्स के लिए मल्टीपल वर्जन्स होते हैं। हर एक वर्जन एक टाइम स्टैम्प के साथ होता है जो बताता है कि ये वर्जन कब क्रिएट हुआ है। और रीडिंग अ डेटा लाइन, ठीक है, जब कोई ट्रांजैक्शन डेटा आइटम को रीड करता है या रीड करना चाहता है तो ये वो वर्जन उठाता है जिसका टाइम स्टैम्प उसके ओन टाइम स्टैम्प से छोटा होता है। ठीक है, मान लो तुम्हारा एक ऑनलाइन शॉपिंग है। ठीक है, मान लो एक ऑनलाइन शॉपिंग है। ठीक है, और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। जब एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट की डिटेल्स देख रहा है तो वो पुराने वर्जन को देख रहा है। ठीक है, जबकि जो दूसरा कस्टमर उसी प्रोडक्ट पर अपना रिव्यू लिख रहा है। यहाँ MVCC का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिससे दोनों कस्टमर अपने रिस्पेक्टिव वर्जन्स के बिना किसी कंफ्लिक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम मल्टी वर्जन टू फेस लॉकिंग देखते हैं। ठीक है, तो मल्टी वर्जन टू फेस लॉकिंग में क्या होता है कि कंबाइन करते हैं, इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन के लॉकिंग प्रोटोकॉल के तहत ऑपरेट करते हैं, जबकि डेटा को मल्टीपल वर्जन अलाउ किया जाता है। अब यहाँ लॉक टाइप शेयर्ड, एक्सक्लूसिव, सर्टिफाइड। ठीक है, तो रीड फ्रॉम अ वर्जन, यस, राइट न्यू वर्जन, नो, वैलिडेट ट्रांजैक्शन, नो, ये ऑपरेशन है, और ये सर्टिफाइड मतलब कि नहीं, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो कॉन्करेंसी प्रॉब्लम से बचने का तरीका, पहले डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, ऐसे प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करने जो इंश्योर करे कि ट्रांजैक्शन डेडलॉक स्टेट में न जाए। ठीक है, और फिर इसके बाद वेट डाउ और वुंड वेट स्कीम्स, ये स्कीम्स ट्रांजैक्शन प्रायोरिटीज़ को मैनेज करने में मदद करते हैं और डेडलॉक्स को प्रिवेंट करते हैं बाय टाइम स्टैम्प असाइन करके या डिसाइड करते हुए कि कौन सा ट्रांजैक्शन वेट करेगा या एबॉर्ट होगा। और फिर क्या है, टाइम आउट्स। ठीक है, टाइम आउट्स क्या, ट्रांजैक्शन को लॉक्स एक्वायर करने के लिए टाइम लिमिट सेट करना, जिसके बाद उन्हें एबॉर्ट कर दिया जाता है ताकि इनडेफिनिट
वेटिंग नाउ। और फिर हम लोग का आता है लॉकिंग ग्रैनुलरिटी कंट्रोल, यानी सिस्टम लोड और ट्रांजैक्शन बिहेवियर के आधार पर लॉक्स की ग्रैनुलरिटी को डायनेमिकली एडजस्ट करना। और फिर आता है हम लोग का ऑप्टिमिस्टिक कॉन्करेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शन को बिना लॉकिंग के प्रोसीड करने दिया जाता है, लेकिन कमिट करने से पहले वैलिडेट किया जाता है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो। अब रिकवरी विद कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन के साथ रिकवरी की बात करें तो कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन की मौजूदगी में रिकवरी का मतलब है कि डेटाबेस को क्रैश के बाद कंसिस्टेंट स्टेट में रिस्टोर किया जा सके, चाहे मल्टीपल ट्रांजैक्शन एग्जिट हो रहे हों, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो अगर सिस्टम क्रैश होता है जब T1 और T2 चल रहे हैं, तो रिकवरी प्रोटोकॉल्स ये इंश्योर करता है कि सभी कमिटेड ट्रांजैक्शन इंटैक्ट रहें, जबकि इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन को रोल बैक किया जाए। तो उसके कुछ मैकेनिज्म होते हैं। पहला क्या, इंटरेक्शन विद कॉन्करेंसी कंट्रोल, ठीक है। इंटरेक्शन विद कॉन्करेंसी कंट्रोल, रिकवरी मैकेनिज्म कॉन्करेंसी कंट्रोल के साथ काम करता है ताकि डेटाबेस की कंसिस्टेंसी बनाए रखे। ये इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए या फिर पूरी तरह से रोल बैक हो जाए, जिससे पार्शियल अपडेट हो सके। और फिर क्या, ट्रांजैक्शन रोल बैक होता है। ट्रांजैक्शन रोल बैक का मतलब है डेटाबेस को उसकी पहली वाली स्टेट पर वापस लाना। जब कोई फेलियर या एरर होता है, ये इंश्योर करता है कि कोई भी चेंजेस जो एक ट्रांजैक्शन ने सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं किए उन्हें अनडू किया जा सके, ठीक है। और चेक पॉइंट्स प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स होते हैं जब डेटाबेस सिस्टम अपनी करंट स्टेट का स्नैपशॉट सेव करते हैं। ये रिकवरी प्रोसेस को लास्ट चेक पॉइंट से शुरू करने की सुविधा देते हैं, जिससे रिकवरी टाइम कम हो जाता है। और फिर क्या, रीस्टार्ट रिकवरी आता है हम लोग। रीस्टार्ट रिकवरी की बात करेंगे तो रीस्टार्ट रिकवरी में लॉग फाइल और चेक पॉइंट को एनालाइज किया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सी ट्रांजैक्शन कमिटेड थी और कौन सी ट्रांजैक्शन को क्रैश के बाद रोल बैक किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग सारे टॉपिक्स कवर किया। अब हम लोग केस स्टडी ऑफ ओरेकल में घुस जाते हैं, ठीक है। तो ओरेकल डेटाबेस एडवांस कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज़ करता है, ठीक है। एडवांस कॉन्करेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज़ करता है, जिसमें मल्टी वर्जन कॉन्करेंसी कंट्रोल और लॉकिंग प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। ओरेकल की ऑटोमेटिक मैकेनिज्म एफिशिएंट ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और रिकवरी को इंश्योर करती है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओरेकल का ऑटोमेटिक अनडू रिकॉर्ड चेंजेस की हिस्ट्री मेंटेन करता है, जो रीड कंसिस्टेंसी और फेलियर के केस में रिकवर अलाउ करता है, ठीक है। और फिर बात करें डेटा स्टोरेज इन ओरेकल RDBMS, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स और रीडो लॉग फाइल्स, ठीक है। तो ओरेकल RDBMS स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है, जो एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल और मैनेजमेंट को इंश्योर करता है। तो डेटा फाइल्स ये फिजिकल फाइल है जो डिस्क पर एक्चुअल डेटा स्टोर करती है। हर टेबल स्पेस ओरेकल में एक या अधिक डेटा फाइल्स के साथ एसोसिएटेड होती है। और कंट्रोल फाइल क्या, ये फाइल डेटाबेस के मेटा डेटा को कंटेन करती है, जैसे डेटाबेस का नाम, डेटा फाइल्स के नाम और लोकेशन और डेटाबेस का करंट स्टेट। और फिर रीडो, रीडो मतलब ये फाइल्स डेटाबेस में किए गए सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करती है, जो फेलियर के केस में डेटा रिकवरी को इंश्योर करता है, ठीक है। और फिर जैसे डिस्क फाइल यूज इन ओरेकल्स, डेटा फाइल्स, कंट्रोल फाइल्स, ठीक है, ऊपर हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। और फिर बात करेंगे डेटाबेस के कुछ स्कीम्स होते हैं, ठीक है, जैसे टेबल्स, व्यूज़, इंडेक्सेस, कंस्टेंट, रिलेशनशिप, प्रोसीजर। डेटा स्टोर करने के लिए डिफाइंड स्ट्रक्चर टेबल कहा जाता है। वर्चुअल टेबल्स जो डेटा बेस के सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको व्यूज़ कहते हैं। और इंडेक्सेस बोले तो डेटा स्ट्रक्चर जो डेटा रिट्रीवल ऑपरेशन की स्पीड इम्प्रूव करते हैं। और कंस्टेंट बोले तो रूल्स जो डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करते हैं। और फिर रिलेशनशिप, टेबल्स के बीच एसोसिएशन। और फिर प्रोसीजर, स्टोर प्रोग्राम जो बिजनेस लॉजिक को एग्जीक्यूट करने के लिए होते हैं। और फिर हमारे पास कुछ होते हैं कीटम्स, टेबल स्पेसेस, पैकेजेस, स्कीम। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। टेबल स्पेसेस ओरेकल में एक लॉजिकल स्टोरेज यूनिट जो रिलेटेड डेटा फाइल्स को ग्रुप करता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल डेटा फाइल्स हो सकते हैं जो डेटा मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। टेबल स्पेस डिस्क स्पेस और परफॉर्मेंस को मैनेज करने में मदद करता है। और फिर बात करें पैकेज की, तो पैकेज एक कलेक्शन है रिलेटेड PL SQL टाइप्स वेरिएबल्स और सब प्रोग्राम्स की। इसमें एक स्पेसिफिकेशन यानी इंटरफेस और एक बॉडी इम्प्लीमेंटेशन होती है। पैकेजेस कोड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है, ठीक है। ये इनकैप्सुलेशन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है।
और फिर बात करेंगे स्कीमा क्या होता है। स्कीमा वो स्ट्रक्चर वो है जो डेटाबेस को लॉजिकल व्यू रिप्रेजेंट करता है। इसमें डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, व्यूज़ और इंडेक्सेस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसक्यूएल प्लस, एसक्यूएल नेट और एसक्यूएल लोडर। अब एसक्यूएल प्लस की बात करते हैं। तो एसक्यूएल प्लस एक इंटरैक्टिव और बैच क्वेरी टूल है जो ओरेकल डेटाबेस के साथ यूज़ होता है। इसकी फंक्शनैलिटी क्या है कि इसका यूज़ यूज़र एसक्यूएल कमांड और पीएल एसक्यूएल ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। यह एक कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे डेटाबेस ऑब्जेक्ट को मैनेज करना और स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना आसान होता है। ठीक है, और फिर बात करेंगे एसक्यूएल नेट की। तो एसक्यूएल नेट एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है जो ओरेकल डेटाबेस क्लाइंट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन के अलाउ करता है। ये डेटाबेस तक रिमोट एक्सेस को फैसिलिटेट करता है जिससे यूज़र किसी भी नेटवर्क से डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसक्यूएल लोडर क्या होता है। तो एसक्यूएल लोडर जो हमारा होता है वो एक टूल है जो एक्सटर्नल फाइल से डेटा के ओरेकल टेबल्स में लोड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये वेरियस फाइल फॉर्मेट्स को हैंडल कर सकता है और लोडिंग के दौरान डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की भी परमिशन देता है। ठीक है, हमारे पास कुछ लॉकिंग टेक्निक्स हैं। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए कई लॉकिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे बाइनरी लॉकिंग, एक्सक्लूसिव लॉकिंग, शेयर्ड लॉकिंग, डेडलॉक प्रिवेंशन और टू फेस लॉकिंग, ये सारे ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो इसी तरफ से हम लोग का DBMS पूरा समाप्त होता है। पूरा वन शॉट वीडियो है, इसमें हर एक टॉपिक और हर एक और पार्ट क्लियर किए हुए हैं। टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सारे वन शॉट वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू। आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी देख के जाते हैं तो आपके लिए वेलबिंग है। और अधिकतर बहुत टेक्निकल टर्म से आप फिगर बना के, टेबल बना के अपनी आंसर शीट लिखेंगे। सो इसी तरीके से हम लोग का चैप्टर 5 भी समाप्त होता है और पूरा DBMS भी ख़त्म होता है। सो टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द iTech वर्ल्ड। थैंक यू।